नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान के खिलाफ अमेरिका फंस गया है। ये बात तो आप तमाम विश्लेषकों से सुन रहे होंगे, इसमें कुछ नई बात नहीं बता रहा। लेकिन फंसा क्यों, फंसा कैसे, आज ये समझेंगे हम कि क्यों और कैसे फंसा है। दरअसल ट्रंप खामनेई को समझ ही नहीं पाए। सीनियर खामनेई, अयातुल्लाह हुसैन अली खामनेई, उनको नहीं समझ पाए। ट्रंप खामनेई की रणनीति में फंस गए। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को घेरा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खींच लिया है और वो फंस चुके हैं, आकंठ गले तक फंसे हुए हैं। और कैसे फंसे हैं? 28 फरवरी को हमले के पहले दिन अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो जाती है, शहादत होती है। 87 साल के अयातुल्लाह अली खामनेई। लेकिन अगर युद्ध को और ईरान की रणनीति को समझने के बाद आज मुझे एक लाइन में बोलना हो, तो मौत के 20 दिन बाद भी अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ये युद्ध 87 साल के खामेनेई ही लड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस बात को हम इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन के आधार पर, और कुछ नहीं, लफाजी नहीं, इंफॉर्मेशन के आधार पर। और अगर ये इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए जिस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं कि खामेनेई ही ये युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा ढांचा तैयार किया है खामेनेई ने, तो आप यह भी तय मान लीजिए कि ईरान को हराना नामुमकिन है। हालांकि ईरान को हराना नामुमकिन है, ईरान नहीं हारेगा, ये तो हमारे देश के भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हमारे देश में रॉक के पूर्व चीफ एएस दुलत, जिस पर आपने आज कार्यक्रम भी देखा होगा, भाऊ का सोलो, उन्होंने भी कहा कि ईरान नहीं हारेगा, भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। खैर, भारत तय करे किसके साथ रहना है, प्रधानमंत्री तय करे, वो काम उनका है। भाऊ को लाइए जरा हम दिखाएं इसको कि क्या सिस्टम है, ये क्या ढांचा है। स्वागत है भाऊ। इस ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले जरा अब्बास अरागची को हम सुनवाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सुनिएगा, सवाल जवाब दोनों सुनिएगा। Aren't you afraid that you might be one of the targets? هر کسی ممکنه تارگت باشه. Anyone could become a target. In recent days, we have seen that they have no hesitation about targeting any place. So far, 53 hospitals have been attacked, along with many schools. The Minab school, which has now become well known, where 168 students were killed, is the most famous example, but there have been others as well. Bank branches and many residential buildings have also been attacked. Political figures, civilians, scientists, and university professors have all been targeted. It is even possible that the foreign minister could be attacked. But like everyone else, we are standing firm and working for the goals and interests of our country, and we have no hesitation about giving our lives for it if necessary. बस यही सवाल पत्रकार का था। आप अगला टारगेट हो सकते हो, अमेरिका मार सकता है। अब्बास अरागची ने गिना दिया, सबकी साइंटिस्ट मार दिए, स्कूल गिराए, विश्वविद्यालय गिराए, अस्पताल गिराए, टॉप लीडरशिप मार दी, सबको मार दिया। तो विदेश मंत्री भी अगला टारगेट हो सकता है। उन्हें मारना है, मुझे मार दो, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मैं अपने देश के लिए डटा हुआ हूं, मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं। अपने देश के लिए मरना है, लास्ट लाइन वहीं पर थी कि अगर अपने देश के लिए मरना है तो मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं। ये अभी एक पार्ट है, यहीं से इसीलिए हमने शुरू किया है कि मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं। जरा अगला लाइए, क्योंकि वहां पर हर मौत के बाद, हर शहादत के बाद और मजबूत हो रहा है, मतलब ईरान की लड़ाई मजबूत हो रही है। ईरान भले मजबूत ना हो। ये सुनाइए IRGC कमांडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موفقیت‌های تهاجم‌های مؤثر رزمندگان اسلام حتی با حصار سانسور دشمن هم قابل کتمان نیست، چرا که جنایتکار खत्म अनबिया से जो डेली होता है उससे ये हमने लिया है। ये क्या कह रहे हैं, जब अब हालात इतने भयावह हो गए, जब गैस फील्ड पर भी हमला हो गया, उसके बाद का स्टेटमेंट है, द वॉर विल कंटिन्यू अंटिल द एग्रेसर्स सरेंडर। यानी
अमेरिका और इजराइल जब तक सरेंडर नहीं कर देंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा। हर बड़े हमले के बाद हमें भी लगता है कि अब लग रहा है ईरान टूट जाएगा। ये देखिए, अगला लाइए जरा, अगला लाइए, इन्हीं का अगली बाइट वो लाइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज 63 अमलियात वअदे सादिक। ये इसमें कह रहे हैं ऑफेंसिव, ये इब्राहिम जोल्फागारी हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ऑपरेशंस ऑफ द इरानियन आर्म्ड फोर्सेज पावरफुल एंड ऑनगोइंग। मतलब ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशन, आक्रमण और बचाव दोनों ऑपरेशन हमारे जो इरानियन आर्म्ड फोर्सेज के हैं वो ताकतवर हैं और लगातार जारी हैं। सरेंडर तो वो करेंगे। ये कहां से, ये जो आवाज आ रही है ये कहां से आ रही है, इसके पीछे का क्या सच है और क्या रणनीति है, इसको जरा समझेंगे। और ये तो हमने खाली इनको सुनवाया, अराची को सुनवाया, जरा और देखिए कि कौन कौन वहां पर शहीद हो चुके हैं, किनकी किनकी मौत हो चुकी है, तब और क्लियर होगा। जरा लाइए, अलग अलग 3 वो हैं। देखिए, अयातुल्लाह अली खामनेई जंग के पहले दिन 28 फरवरी को मारे गए। उनके साथ जिन लोगों की मौत हुई उनमें सबसे बड़ा नाम था अली साम खानी। अली साम खानी सबसे बड़ा नाम था। जब पहले दिन हमने चर्चा किया था तो ये नाम आया था। ये खामेनेई के सलाहकार थे। ईरान की सुरक्षा और परमाणु नीति के मामलों में उनका प्रभाव था और वो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, लेकिन अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद ये सबसे ताकतवर थे अली साम खानी। अगला लाइए, अगला चेंज करिए। इसके बाद मोहम्मद पाकपुर मारे गए। ये आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ थे। जो आईआरजीसी आज सब संभाले हुए है, सोचिए इसका कमांडर इन चीफ मारा गया। आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर ईरानी सेना के शीर्ष पे, टॉप पे माने जाते थे। इसी हमले में अजीज नासिर जादे की मौत हुई जो रक्षा मंत्री थे। अब्दुल रहीम मुसावी भी इसी हमले में मारे गए जो ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, सैन्य प्रमुख। एक साथ 5 नेता और कमांडर मारे गए, लेकिन ईरान का युद्ध जो है रिटेलिएशन जारी रहा जोरदार। अगले पे आइए, अगला चैप्टर, इसका अगला पन्ना लाइए, चेंज करिए। टॉप सुरक्षा अधिकारी लालजानी मारे गए। लालजानी के साथ उनके बेटे का कत्ल हुआ। उसी दिन धोला मरेजा सुलेमानी का भी कत्ल हो गया। और सबसे आखिर में ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब, इनको भी मार दिया। उनका मारा जाना, सोचिए, लालजानी का बेटा सुलेमानी जो बासिज के फोर्स के मुखिया थे और खुफिया चीफ इस्माइल खातिब, सबको मार दिया। फिर भी मामला जारी रहा। मैं भाव के पास चलूंगा, लेकिन मैं इसके पहले चलूं जरा, अब आगे आइए, इसके पीछे की ताकत क्या है, उस ताकत पर आते हैं। जब लाइए, अब एक एक करके लाइए, जो अलग अलग जगहों से चीजें इकट्ठा की गई हैं। आईआरजीसी का मिशन समझना। आईआरजीसी का क्या मिशन है? आईआरजीसी के पास इस्लामिक व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आईआरजीसी के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख, ये भी आईआरजीसी के पास है। कुद्स फोर्स को भी यही नियंत्रित करता है, जो ईरान की सीमाओं के बाहर होने वाले अभियानों का प्रबंधन करती है। ईरान की आर्मी बसीज की भी कमान यही संभालती है, जो देश के भीतर सक्रिय स्वयंसेवकों का एक अर्धसैनिक नेटवर्क है। अर्धसैनिक बल जैसे वहां का ये सीआरपीएफ, सीआईएसएफ टाइप है। आईआरजीसी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। अब जरा अगले पेज पे आइए। इसके शुरू में 12 दिन जब जंग का हुआ था तब 50 टॉप अधिकारी मारे गए थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? इस वाले हिस्से को भाऊ ने एक दिन एक छोटे कार्यक्रम में लिया था, लेकिन बस ये हिस्सा कि 7 छोटे छोटे हिस्सों में ईरान के लिए जो खास स्ट्रेटजी है, सेना की कमान एक के पास नहीं है। यहां पर 7 छोटे छोटे हिस्सों में ये जिम्मेदारी बांट दी गई है। और इसके अलावा जो हर पद है, उस पद पर सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पद पर 4 संभावित उत्तराधिकारी पहले से तय हैं। मतलब सोचिए आप, 4, यही नहीं समझ पाया अमेरिका। 1 मारा, लोग सोचते हैं अगला क्या होगा, क्या होगा। 2 मारा, 3 मारा, यहां 4 तैयार है पीछे।
4 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप। पहले दूसरे के बाद ही तीसरे का तो इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा अमेरिका इजराइल के पास कि तीसरा कौन आ गया। वो तीसरा ऐसा गुमनाम आएगा। इनपुट्स होते हैं ना। अब लालजानी का सारा इनपुट था। लालजानी की जगह जो संभालेगा उसका इनपुट इकट्ठा करने में दिक्कत, और उसके बाद वाला जो आएगा उसका तो पहले नाम खोजने में दिक्कत होगी। नाम खोजने में 6 महीना लग जाएगा कि इस नाम का है कौन ईरान में। तो 4 हैं, एक ही पद पर 4 नियुक्तियां हो चुकी हैं। ये मरेगा तो तुम बैठोगे, तो ये मरेगा उसके बाद तुम बैठोगे। अब जरा ये हुआ कैसे, इसको समझना है। अगला लाइए। 2 दशकों के अमेरिका, क्योंकि ईरान को ये पता था कि ये करेगा आज नहीं तो कल, अमेरिका करेगा, इस फुल फ्लेज वॉर में आएंगे। 2 दशकों तक अमेरिका के युद्धों का अध्ययन किया और इससे सीख कर सुरक्षा ढांचा बनाया गया, जिससे राजधानी पर हमला होने के बाद भी लड़ाई जारी रहे। इसके लिए ईरान ने खास स्ट्रेटजी बनाई जिसका नाम डिसेंट्रलाइज मोज़ेक डिफेंस था। मोज़ेक का मतलब टाइल्स छोटे छोटे टुकड़ों में। वैसे ही इस रणनीति में ईरान की पूरी सैन्य कमान और क्षमता को केंद्रीकृत नहीं रखा जाता, बल्कि 7 छोटे छोटे और स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाता है। इससे अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड सेंटर या बड़े हेडक्वार्टर पर हमला करके नष्ट भी कर दे तो बाकी सिस्टम चलता रहता है, टूटता नहीं। अब जरा उन 7 पर आइए। 7 कौन से हैं? 7 हैं, लेकिन 7 कौन से हैं? रेगुलर आर्मी, इसको बोलते हैं आर्टिस। ये पहले झटके को सहन करती है। आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट दुश्मन के एडवांस हमलों को स्लो कर देती है और फ्रंट को स्टेबलाइज करती है। दूसरा है एयर डिफेंस यूनिट, छिपाव, धोखा और डिस्पर्सल से दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को जितना हो सके रोकती है। IRGC तीसरे नंबर पर है। मुख्य रोल दूसरे स्टेज में है। डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन, घात, लोकल रेजिस्टेंस, सप्लाई लाइन डिसरप्ट करना, शहरों और पहाड़ों और रिमोट इलाकों में फ्लेक्सिबल गुरिल्ला वार। इसके बाद चौथे पे है बासिज मिलिशिया। ये बासिज मिलिशिया वाला हिस्सा जो है, इस पर हमने कार्यक्रम किया था। ये बासिज मिलिशिया, आप सोचिए 7/7 के अंदर भी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो लेग पे नीचे लेग बनाइए कमीशन आएगा, उस टाइप का है। 31 प्रांतों में डिवाइड जो किया गया है, जिसको हमने उस समय इंफॉर्मेशन जहां तक आई थी, ये बासिज मिलिशिया जो 7 पार्ट है, उस 7 पार्ट के एक पार्ट के 31 पार्ट हैं। 31 प्रांतों में इनको डिवाइड किया गया है और लोकल कमांडरों को इसमें ऑटोनॉमी मिली हुई है बासिज मिलिशिया में। 5वें पर नौसेना है। फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एंटी एक्सेस टैक्टिक्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, माइंस, एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जहाजों को तबाह करना। 6 नंबर पर है मिसाइल फोर्स। IRGC ही कंट्रोल करता है मिसाइल फोर्स को। डिटरेंट और डीप स्ट्राइक, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स को हमला करना। और 7वें पर है क्षेत्रीय नेटवर्क, प्रॉक्सी फोर्सेस। मिडिल ईस्ट में सहयोगी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हूती आदि जंग को ईरान की सीमाओं से बाहर फैलाते हैं ताकि दुश्मन एक फ्रंट पर फोकस न कर सके। अब यहीं पर रोकिए, अभी भी कुछ हिस्सा इसका और अंदर जाने के लिए बचा है, लेकिन यहीं पर रोकिए। 31 तक तो भाऊ 31 तो हमने 1 हफ्ते पहले खोल दिए थे, लेकिन हर पोस्ट पर 4 लोग बैठे हैं। मैं इसीलिए इस लाइन को लिखा था कि खामेनेई, वो 87 साल वाले सीनियर खामेनेई, वही ये युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी रणनीति वही बना के गए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि खेमेनी गए हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से गए हैं। सोच, विचार, प्लानिंग वो वही बनी हुई है। मुझे जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण याद आता है, जवाहरलाल जी का, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, तब उन्होंने इमोशनल होके कहा कि लाइट हैज गॉन आउट, हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। ये ओपनिंग है उनके भाषण की। तो भाषण समाप्ति की ओर वो कहते हैं कि नहीं, लाइट महात्मा गांधी नहीं थे, लाइट महात्मा गांधी का सोच था, महात्मा गांधी का जीवन था, महात्मा गांधी की शिक्षा थी, महात्मा गांधी के विचार थे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स थे। ये हमारे लिए प्रकाश है, और ये प्रकाश हमारे बीच में है, इसको हमको गांधीयन फिलॉसफी के रूप में रखना चाहिए। वैसे ही खेमेनी गए। मैं खेमेनी की और गांधी की तुलना नहीं करता।
लेकिन जिस महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी खेमेनी ने ईरान को आत्मसम्मान दिलवाया। दोनों का रास्ता अलग अलग होता है। वो हिंसा में बिलीव करते, ये अहिंसा के पुजारी थे। ये विश्व इनको आज उसके सामने नतमस्तक होता है। ये मोदी जी और ये अंधभक्त कहने से कुछ नहीं होता। पूरा विश्व उनके सामने नतमस्तक है। मोदी जी विदेश भी जाते हैं तो उन्हीं का नाम लेते हैं। आज हर ईरानियन खमीनी को भक्त मानता है, क्योंकि उन्होंने उनको आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता बताया। हो सकता है रास्ता अलग हो, गलत हो सकता है रूढ़िवादी हो सकता है बहुत कट्टरपंथी हो, लेकिन आत्मसम्मान, क्योंकि वो अमेरिका के हाथ बिक चुका था, जैसी स्थिति हमारे देश की है आज। तो खेमनी तो चले गए, लेकिन खेमनी जाने से उनके विचार, उनका सोच, उनकी रणनीति, उनका एग्रेशन, इसमें एक ढेला भर से कम नहीं हुआ। और वो ज्यादा हो गया अभी। ज्यादा इसलिए कि उनको लगता है कि अब खेमेनी नहीं है तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए उनके प्लानिंग में, उनके विचारों में, उनके उसमें। एक हिंट आया था, याद रखिए, आपको याद होगा आपको अशोक जी, एक कार्यक्रम में कि खेमेनी जी की मृत्यु हुई थी और नया सुप्रीम लीडर नहीं आया था। तो आईआरजीसी क्या करेगा? क्योंकि आईआरजीसी सिर्फ सर्वोच्च नेता को, जो सुप्रीम लीडर है, उसको रिपोर्ट करता है। तो आईआरजीसी के कमांडर का वक्तव्य आया था कि जब तक नया सुप्रीम लीडर चुना नहीं जाता तब तक अयतुल्लाह खोमेनी के दिए हुए आदेशों का ही पालन होगा, भले ही वो हयात में नहीं है। वो जो आखिरी आदेश दिया गया वही हमारे लिए अंतिम सत्य, और उसी पे काम करने लगेंगे। उनका बेटा उनके जगह पे आया और उसने अपने पिताजी के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब अभी अयतुल्लाह खोमेनी ही चल रहे हैं। हाँ? और एग्रेशन के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हर जो अमेरिका या इजराइल या जो भी शत्रु पक्ष का, ईरान का, हर चीज डैमेज होते आती है, हर जहां ड्रोन गिरता है, जहां तबाही मचती है, वो ऊपर देखते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए कि ऊपर बैठा है हमारा अयतुल्लाह खोमेनी, उसको हम बता देंगे कि उनके बच्चे अभी कमजोर नहीं पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और औरंगजेब को लगा कि अब तो कुछ नहीं, अब तो बस निवाला है, रसगुल्ला है दक्खन। जीवन के 28 साल हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज गए, लेकिन मराठे क्यों टिके? क्योंकि छत्रपति महाराज ने जो सोच दी थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर दिया था, एक मुट्ठी भर मराठे मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर बैठे। वो मैं कहता हूं, मैं शिवाजी की तुलना उनसे नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको कि लीडर जाता है, उसकी विचारधाराएं बरकरार रहती है, वही विचारधारा बरकरार रहती है, और उस विचारधारा से उनके जाने के सालों बाद उनकी विचारधारा उनको जीवित रखती है। इसीलिए अयतुल्लाह खोमेनी, लोग कहते हैं कि अयतुल्लाह खोमेनी गए नहीं, प्लानिंग ऐसी हो रही है, वॉर हिट ऐसा हो रहा है, ईरान जितना आक्रामक है, उससे लगता है कि वाकई खेमेनी गए हैं कि है नहीं। हिट हुए कि वाकई उनका देहांत हुआ या अभी भी है वो कहीं हिल आउट में? नहीं, क्योंकि सारा ऑपरेटिव जो है वॉर का वो आईआरजीसी कर रहा है, और आईआरजीसी किसी की सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। आईआरजीसी किसके लिए बनी है, इसका आपने पूरा अभी पढ़ के दिखाया, मतलब पूरा दर्शकों को दिखाया हमने कि आईआरजीसी का कंसेप्ट क्या था, और अपने कंसेप्ट पे बरकरार है। इसलिए ये युद्ध डिफिकल्ट होता जा रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि काश अयतुल्लाह खोमेनी जिंदा होते तो शायद कुछ निगोशिएशन की एक जगह होती, क्योंकि वो थोड़े निगोशिएशन के लिए पॉजिटिव रहे हैं पहले भी। लेकिन उनके जाने के बाद निगोशिएशन के दरवाजे ही बंद हो गए। इसलिए अमेरिका कभी लेबनान से, कभी कतर, लेबनान को बोला, कभी पाकिस्तान को बोला, कभी रशिया को बोला, लेकिन दरवाजे परमानेंट बंद है। और दरवाजे बंद करने का रास्ता होता है आशीष जी, ऐसा कुछ बोलो कि जो मानने ही नहीं होगा किसी को। आप हमारी सरकार को मान्यता देंगे,
आप हमारा पूरा नुकसान भरपाई करेंगे और वर्ल्ड के दूसरे लीडर से गारंटी दिलवाएंगे कि आप अमेरिका हमला नहीं करेगा। मतलब अमेरिका की कितनी बेइज्जती हो गई बताओ, पैसा भी दे रहा है और मतलब उसकी कुछ औकात ही नहीं रही, वो दूसरे से गारंटी दिलवानी पड़ी, उसकी कुछ गुडविल भी नहीं रही। तो कंडीशन ही ऐसे है जिसपे सीज फायर हो नहीं सकता। अगर तो सीज फायर के दरवाजे बंद है कि खामनेई अगर जिंदा होते तो संभव था, क्योंकि खामनेई के ही दूत गए थे अरागची वार्ता में, शांति वार्ता में, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम सारा संबंधित तो यूरेनियम दे देते हैं। लेकिन इन्हें तो लड़ने की सनक थी, ये सनकी लड़ने के लिए पागल हुए थे, तो आ गए लड़ने के लिए। इसमें मुझे वो 4 वाला कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त लग रहा है भाव। देखिए 4 है। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं उसका दे दूं। साम खानी मर गए। साम खानी को पूरी दुनिया जानती थी कि खामेनेई के सबसे जबरदस्त सलाहकार हैं, रणनीतिकार। साम खानी मर गए। साम खानी के जगह कौन आया किसी को नहीं पता। रक्षा मंत्री को मारा। नया रक्षा मंत्री जो बना उसको लोग जान गए कि रक्षा मंत्री नियुक्त हुआ है, उसको मार दिया। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन बना नहीं पता है। मोसावी जो सेना प्रमुख थे, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के, उनको मार दिया। उनके बाद कौन बना नहीं पता है, नहीं पता है। आईआरजीसी का सोचिए, आईआरजीसी जो सीधा सुप्रीम कमांडर से लेता है, तो सुप्रीम कमांडर से निर्देश कौन लेता होगा? आईआरजीसी का चीफ। आईआरजीसी के चीफ को मार दिया। आईआरजीसी का चीफ कौन बना नहीं पता। लारिजानी को मार दिया। लारिजानी के बाद कौन बना नहीं पता। मैंने वही कहा, इनका एक देखिए इजराइल को अभी यदि ओरिजिनल देखा जाए तो नेतन्याहू को अपनी पोजीशन अपने देश में ठीक करने के लिए ये युद्ध करना जरूरी था। उस युद्ध में एप्स्टीन फाइल के भरोसे उसने कई देशों को खींचा, उसमें अमेरिका नंबर 1 है। अमेरिका का भी सब कुछ हमने पहले बताया कि 18 एजेंसीज ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया था कि ये नहीं हो सकता, वहां सिस्टम नहीं चेंज होगा, आप जो चाहते हो बदलाव वो नहीं होगा युद्ध से। लेकिन जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे अपनी इज्जत बचाने की, मतलब अपना फेस बचाने की एप्स्टीन फाइल से भागादौड़ी चल रही है। जो डॉक्यूमेंट बाहर आए उसी में बहुत डैमेज हो रहे डोनाल्ड ट्रंप, और जो यदि कुछ जो मोसाद के पास है जैसा कि कहा जाता है, यदि वो बाहर आ गए तो बहुत ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये युद्ध जब लड़ा गया तो अब फंस तो गए हैं, अब निकले कैसे? आपने बंकर बम भी यूज कर लिए, सब कुछ यूज कर लिए। अब परमाणु बम छोड़ के तो सब इस्तेमाल ही कर लिया। अब तो आप तो दिख चुके हो, आपका तो पूरा उतर चुका है कि आपकी कितनी ताकत है। आप एक्सपोज हो चुके हो परमाणु बम छोड़ करके। एक और मैं दिखाऊंगा जो एक मैंने रोक रखा था कि इस ढांचे को जो 1+1+1+1 है, ये ढांचा कैसे जो है लागू करते हैं, जरा उसको लाइएगा, जरा दिखाइए, ये दिखाइए भाई, लाइए। देखिए, ईरान ने कई सैन्य और प्रशासनिक पद के लिए पहले से उत्तराधिकारी तय कर रखे हैं। कई मामलों में 4 उत्तराधिकारी रखने की बात कही गई, जिसे फोर्थ सक्सेसर की अवधारणा कहा जाता है। फोर्थ सक्सेसर की अवधारणा है। इसका मकसद यह है कि अगर किसी नेता की हत्या हो जाए या संपर्क टूट जाए तब भी व्यवस्था चलती रहे। पहला सक्सेसर मारा जाए तो दूसरा, तीसरा या चौथा तैयार रहे। यह सिर्फ टॉप लीडर यानी सुप्रीम लीडर के लिए नहीं, पूरे सिस्टम, कमांडर, ऑफिसर आदि के लिए भी लागू होता है। मतलब ये सिस्टम टॉप टू बॉटम है, हर लेवल पर। एक छोटा इनर सर्कल भी था। हाँ, एक छोटा इनर सर्कल भी था जो कम्युनिकेशन कटने पर फैसले ले सकता था। एक व्यक्ति या ग्रुप की मौत से सिस्टम पैरालाइज ना हो। हाँ बाबू। अच्छा, दूसरी बात है, इसका एक सिस्टम में एक और खासियत है, अभी मैं दर्शकों को और क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ कि यदि 4 ABCD 4 सक्सेसर बता दिए, ए मरा तो बी मरा तो सी मरा तो डी, लेकिन जैसे ही ए मरता है तो बी ए हो जाता है, सी बी हो जाता है, और एक नया आदमी चौथे पोजीशन पे आता है। इसका मतलब 4 का सेट ये बरकरार है। ऐसा नहीं कि एक मर जाए तो दूसरा मर जाए तो तीसरा मर जाए तो, और चौथा मर जाए तो अब क्या करें ना। 4 परमानेंट सेट है। एक मरा तो ये 3 ऊपर खिसकते, एक नया जुड़ता है। तो ये बहुत घातक है। इसमें आप लीडरशिप खत्म ही नहीं कर सकते जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं होता,
कि अब 3 ही बच्चे भैया पूरे IRGC में, अब इसलिए हाँ। चौथा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये ढांचा इसलिए हमने कहा कि ये लड़ाई 87 साल के आयतुल्लाह अली खामेनेई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर और किसी का नहीं बनाया हुआ है, ये खामेनेई साहब का बनाया हुआ है। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद उन्होंने कमान संभाली थी, और 89 से अब तक। और ये जो ढांचा बना है, ये 2003 के बाद बना। 2001 में अफगानिस्तान और 3 में जब इराक पर हमला हुआ, तो दोनों हमलों में हमला करते ही अमेरिका ने शिकंजा कस लिया, क्योंकि अटैक करने का जो तरीका है अमेरिका, उसको बताया ना कि 20 साल हमने स्टडी की है इसकी, 2 दशक तक। ये सेंट्रल कमांड पर अटैक करते हैं, और सेंट्रल कमांड पर अटैक जैसे ही टॉप लीडरशिप को इन्होंने मारा, पूरा का पूरा तत्काल सरेंडर हो जाती है टीम, कि अब कौन निर्णय लेगा, कौन फैसला लेगा, कौन हम आगे क्या करें, कुछ नहीं, नहीं खत्म। भाई देखिए, वॉर पैटर्न स्टडी तो किए जाते हैं, तभी तो आप रणनीति करेंगे। उसी वॉर पैटर्न के तहत उनको मालूम है अमेरिका इजराइल क्या करते हैं। अयतुल्लाह खोमेनी को मार दो, ईरान सरेंडर ना हुआ। 4 अयतुल्लाह खोमेनी लाइन में है हमेशा, फॉर एवर। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। सो देयर इज नो प्लेस वैकेंट, जगह खाली नहीं। कार्यक्रम के आखिर में एक मेरा और सवाल है। दुनिया में जो फैलाया गया एक खबर फैलाई गई, उसको झूठ सच जो माने आप, दुनिया भर में, कि ये ईरान में, मतलब बड़ा हिस्सा ईरान का, वो खामेनेई से और इस शासन से बहुत नाराज है। इस जो हमने अब तक खबर की ना 25 मिनट, इस खबर से एक बड़ी खबर सामने आती है। खबर बड़ी क्या है? सद्दाम हुसैन ने कंप्लीटली, वो हार्डली सेंट्रलाइज सिस्टम था। सद्दाम हुसैन का सिस्टम हार्डली सेंट्रलाइज था। बस एक बार कमांड सिस्टम को हिट किया अमेरिका ने, कोलैप्स कर गया। हार्डली सेंट्रलाइज। ईरान में क्या, खामेनेई ने कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। हार्डली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? जिस शासक को अपने शासन में भरोसा नहीं होता है कि जनता उसके साथ है, वो हार्डली सेंट्रलाइज रखता है। जैसे आज की तारीख में आप दिल्ली को देख लीजिए। और जिस शासन को ये भरोसा होता है, मतलब वो निश्चिंत होता है, बेफिक्र होता है अपने देश से, अपने देश के लोगों से, वही डिसेंट्रलाइज करता है सिस्टम को। अगर इतनी बड़ी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हिस्सा तो कभी भी बागी बन सकता है ना, वो टुकड़ी बागी हो गई, होता रहा इतिहास में, वो टुकड़ी बागी हो गई। एक बड़ा सिंपल सा है। यदि मैं सर्वमान्य नेता हूं, यदि मैं सर्वमान्य नेता हूं, तो मैं सर्वमान्य मुख्यमंत्री भी अपॉइंट करूंगा। यदि मैं ऊपर से थोपा गया नेता हूं, तो मैं मुख्यमंत्री भी ऊपर से थोपूंगा। क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि सर्वमान्य मुख्यमंत्री आ गए तो मुझे थ्रेट होगा। क्योंकि जनाधार वाला यदि नेता उभर आया तो फिर मोदी जी को तकलीफ होगी। इसीलिए जिसका जनाधार नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं, जो नाक से मक्खी हटाता नहीं, जिसको कोई गुडविल नहीं, जिसका कोई नामो निशान नहीं, उसको मुख्यमंत्री बना दो। ये तब है जब आपका अपने लोगों में विश्वास नहीं है और आपको मालूम है कि आप जुगाड़ से सत्ता में हो। ये सद्दाम हुसैन को मालूम था कि वो ताकत के बलबूते पे है, तो इसलिए उसने सेकेंडरी कमांड नहीं किया। यहाँ अयतुल्लाह खोमेनी के पास ऐसा नहीं था। ही वॉज डार्लिंग ऑफ द क्राउड। लोग प्यार करते थे, उनके जनाजे निकलते तो देख लीजिए, ऊपर से गिरते हुए मिसाइल और बम के बीच में लाखों के तादाद में एक रास्ते पे घूम रहा है पूरा ईरान और इजराइल आयरन डोम के साथ, उसमें बंकर में छुपे हुए लोग। ये दर्शाता इन चीज को। तो उन्हें पता था ये जो डीप स्टेट का एक प्रयोग किया गया, एक वेस्टर्न मीडिया लगातार। अब मुझे बताइए, ऐसे यदि इतना बड़ा उठाव है, इतनी बड़ी वहां पे विद्रोह जो पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि इतने हजार लोग मारे गए, इतने हजार लोग जेल में डाले गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, जो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा था, वेस्टर्न मीडिया बता रहा था, इतना होता तो उनके लिए, उन लोगों के लिए तो एक गोल्डन चांस है। इधर से अमेरिका मार रहा है, उधर से इजराइल मार रहा है, अपन बीच में से मारो, खत्म कर दो ये सिस्टम। लेकिन वो अमेरिका को और इजराइल को बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए। और दूसरी बात, वो सर्वमान्य नेता था, इसलिए वहां पे लोग साथ हैं। ये आपने बहुत बढ़िया डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज जो आपने कहा,
बहुत बढ़िया, मतलब एक ईरान और इराक, ये दो उदाहरण है बेसिक के सामने। और भारत कभी कहाँ बैठता है ये दर्शक खुद देख ले। जिस देश में सत्ता के साथ लोग होते हैं वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन मुमकिन है, बिल्कुल। नहीं तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसेंट्रलाइज स्वायत्त हिस्से हैं वो सर उठा देते हैं, वहीं से बगावत होती है। और ईरान में अब तक तो हम कहते थे हो सकता है कुछ लोग इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रालय में लिया था, मंत्रिमंडल में लिया था। बना दिया था। मतलब वो घोर विचारधारा वाले लोग भी आ जाइए मंत्रिमंडल में, बैठिए हमारे साथ, बैठिए काम करिए, लेट अस वर्क टुगेदर। और उनको डर नहीं था, बिल्कुल। और जिनको डर है वो अडवाणी, एग्जैक्टली, जिनको डर है वो अडवाणी जी को घर बिठा देते हैं। 75 साल के नाम से इसको घर बिठा देते हैं, उसको घर बिठा देते हैं। ये डर है कि ये लोग बने रहे तो मेरा क्या होगा। तो हम इराक पैटर्न पे चल रहे हैं वर्तमान में भारत में। इजाजत दीजिए हमें, यही होता है हर शासन में, उसका असर दूर तक नजर आता है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।